हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट किया था। तो जो हमारा टॉपिक चला हुआ है 11th के अंदर वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, कैसे उसको डिफाइन करते हैं, क्यों बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। ठीक है, उसके साथ साथ हमने बहुत सारी और भी चीजें देखी, जैसे कि उनमें था अल्फाबेट्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। मतलब क्या है, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर हमने देखा था कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल का कोई भी अगर एलिमेंट हमें पीरियोडिक टेबल का गिवन हो, कोई भी हो, तो एटलीस्ट हमारे सामने उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो केमिकल बॉन्डिंग हम बहुत अच्छे तरीके से सीख नहीं पाएंगे। दूसरी चीज क्या है, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है। मतलब 2 to 3 क्वेश्चंस इसके हमेशा आते हैं। मतलब 4, 8, 12 मार्क्स तक ये आता है। 8 to 10 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली आएगा ही जरूर। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। अब हमने देखा था कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, कैसे देखा जाता है। तो थोड़ा उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अल्फाबेट्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग चला हुआ था, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल, ठीक है, इतनी चीज हमने चली हुई थी। मैंने आपको बताया भी था कि आप नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आए तो पीरियोडिक टेबल को अच्छे तरीके से याद करके आए। कौन सा एलिमेंट कहां पे प्रेजेंट है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं होती है अगर, तो आप एटलीस्ट आपके सामने पीरियोडिक टेबल रखें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे निकालते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में नॉर्मली आपको पता भी है एस ब्लॉक आता है, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। ठीक है, इसके अंदर 2 ग्रुप हैं। कैसे कैसे इसमें नाम लिखे हुए, एलिमेंट्स के कैसे सिंबल्स नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आपको बताया था। तो आप एटलीस्ट ये कंप्लीट करके देखें। आप भी इसको मेरे साथ साथ लिखिए। ठीक है, इधर क्या आता है सर, इधर आता है डी ब्लॉक। इधर क्या आता है, डी ब्लॉक आता है। डी ब्लॉक के अंदर कैसे आता है, यहां से एससी से स्कैंडियम से शुरू होता है। शक्ति बेकार मत फेंको निकोजन, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके सर, अब देखिए अगर हमें इधर देखना होगा तो कौन सा ब्लॉक आएगा। ऑब्वियसली इधर एस ब्लॉक है, तो इधर नॉन मेटल्स के लिए पी ब्लॉक आएगा। सारे नॉन मेटल्स नहीं होते, वो मैं बताऊंगा आपको किस तरह से कहां कहां कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं। अब हीलियम है, वो किधर आएगा, इधर आएगा। इनर्ट गैसेस वाला हो गया। ठीक है, तो अगर यहां पे देखोगे तो नियोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड बोरोन। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो ये सब फैमिलीज होती हैं। ठीक है, ये हैलोजन फैमिली, इनर्ट गैस, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली और कार्बन फैमिली एंड बोरोन फैमिली। ठीक है, अगर आप इसके अंदर जाओगे, इसके अंदर जाओगे तो कैसे लिखा आता है, कैसे लिखते हैं उसको, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, काशी गए संत प्रभु। आपको ये याद होने से मतलब है
किसी भी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसी ट्रिक से ही याद करें। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय सब बीमार, ऑस्सेटेपो या ऑस्सेटेपो, फूलों की बहार आई, इस तरह से हम एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को लिखते हैं। इसके साथ साथ हम डी ब्लॉक को भी लिखते हैं, उसको भी लिखना सीख लीजिए। जितना जल्दी आप इस चीज को सीखोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पीरियडिक टेबल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। कैसे जी? ओके, अगर आप एस ब्लॉक या पी ब्लॉक पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको ये सारे के सारे एलिमेंट्स याद होने ही चाहिए। उसके बिना आपको नहीं पता चलेगा कौन सा एलिमेंट्स कहाँ पे है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे है, कैसे इंक्रीज होगी, कैसे डिक्रीज होगी, आपको याद होनी चाहिए ये चीज। दूसरी चीज क्या है, अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे चीजें आएंगी, तब भी आपको याद करना है। तो बेटर इज दैट कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने ट्रिक बना के इसको याद कर लें। हमारी या किसी और की ट्रिक से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि अपनी खुद की बनाया जाए। ठीक है, ठीक है। तीजोरी हाफ, तीजर हाफ, वी नप्ता। मेरा ये मानना है कि आप जब भी आप डी ब्लॉक को याद करोगे तो आप ऊपर से लेके नीचे याद कीजिएगा। उससे क्या होगा, जब नेक्स्ट में आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें आप ये चीज फील करेंगे कि ये कितना ज्यादा जरूरी था। ऐसे ही याद करना, ऊपर से लेके ग्रुप वाइज याद कीजिएगा इनको। जैसे सबको ग्रुप वाइज याद कर रहे हैं, ऐसे ही इनको भी ग्रुप वाइज ही याद करना है। ठीक है, ओके सर। ये हमारी एक पीरियडिक टेबल है जिसमें हमने एफ ब्लॉक को इसमें इंक्लूड नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे लेवल पे जितनी जरूरी होती है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, इतनी केमिस्ट्री के अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें सबका पता होना चाहिए। एटलीस्ट हमें सबका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना ही चाहिए। ठीक है, तो मैं पीरियड नंबर अगर डालूं, टोटल कितने ग्रुप कितने पीरियड्स हुए? 7 पीरियड्स हुए। ग्रुप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, डी ब्लॉक तक 12 होते हैं। फिर आते हैं 13 14 15 16 17 एंड 18th ग्रुप। ठीक है, आई थिंक यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। लास्ट लेक्चर में बताया था NS1 NS2 दोनों के दोनों लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट होगा। तो अगर फ्रांशियम का पूछना तो 7s1, रुबिडियम का पूछना तो 5s1, जो भी इसका ग्रुप नंबर है उससे हम निकाल के रख देंगे। ठीक है, इतना समझ आया। अगर हम इसके बारे में बात करें तो NS2 NP1 NS2 NP2 NS2 NP3 NP4 NP5 NP6 ऐसे आएगा लिखा हुआ। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। ओके, यहां तक समझ आया क्या? एक बार देखिए सारी चीजें, आपको सब चीजें समझ आई हैं क्या अच्छे तरीके से? ओके, इतनी चीज समझ आ गई। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, जो डी ब्लॉक है उसके लास्ट में S2 आता है और D आता है कहां से? 1 से लेके 10 तक ऐसे होगा। लेकिन अगर मैं इसको +2 ऑक्सीडेशन में कर दूं तो S के दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे और मेरे पास बचेगा D 1 से लेके 10 तक। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं सबका, इन सब का अगर लिखूं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, देखिए कैसे। अगर मैं, ये तो हुआ नॉर्मल न्यूट्रल स्टेट में, अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा? D 1 से 10 तक जो भी आएगा। ठीक है, ये ऑब्वियसली 4s2 होगा तो ये 3D वाला होगा, तो इसको 3D सीरीज भी बोलते हैं किससे कि +2 ऑक्सीडेशन में 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। ठीक है, इसका अगर लिखना है तो 3D1 4s2, 3D1
4s2, तो कैसे आएगा देखिए 3d1 4s2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, इसको नोट नहीं कर रहा हूं। तो 3d2 या फिर जो भी d2 जो भी आएगा 3d1 4s2, इसका देखिए 3d2 4s2, तो d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10, इस तरह से आपको समझ आ जाना चाहिए। अब बात क्या आती है कि अगर मैं आपको दे दूं, कोई भी फास्फोरस दे दिया मैंने उठा के, ठीक है, इधर से स्कैंडियम दे दिया, आर्सेनिक दे दिया, गैलियम दे दिया, ट्रियम दे दिया, ठीक है, एंटीमनी दे दिया मान लिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो देखना है कि आपको ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहां प्रेजेंट है। ये एलिमेंट प्रेजेंट है फास्फोरस, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो कौन से पीरियड में आता है सर? ये 3, तो 3s2 3p3 ये इसका होगा। लेकिन अगर आप इतना दिमाग लगाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए मैं कहता हूं कि आप डायरेक्टली याद करो NS2 NP3। आप इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता सकते हैं, साथ ही साथ इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो भी आप इसके साथ में बता सकते हैं। 3 + 2 = 5। स्ट्रोंशियम प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। कौन सा एलिमेंट कहाँ पे? आर्सेनिक यहाँ पे प्रेजेंट है, NS2 NP3। गैलियम कहां प्रेजेंट है? यहां पे प्रेजेंट है, तो देखिए NS2 NP1 80, NS2 NP5 NS2 NP3। इस तरह से आप सबको करेंगे। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? यहां पे 2 प्रेजेंट है, यहां पे 5 प्रेजेंट है, यहां पे 5 प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पता करते हैं, कौन सा एलिमेंट है, कहां प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, इन सब चीजों के बारे में हम देखते हैं। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं जिसमें आपको इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये आपको बताना होगा। ओके, ठीक है, स्टार्ट करें। ये मैं आपको 10 एलिमेंट्स देता हूं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ आपको बताना है इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहां तक जितना भी अब तक हुआ है सारा करो, जो चीज समझ ना आई हो उसको देखो। अगर कोई क्लैरिटी नहीं आती किसी कॉन्सेप्ट के अंदर तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक नोट डाउन करो, सब चीजें देखो, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक नोट डाउन करो, उसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ओके, इतना समझ आया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है केमिकल बॉन्डिंग के लिए। नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है केमिकल बॉन्डिंग के लिए वो भी देखते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो किसी को भी किसी भी तरह की तो आप हमसे कांटेक्ट करो, पूछो किसी भी तरह से। सारे डिस्क्रिप्शन के लिंक पर आप जो है हमारा कॉन्सेप्ट ऐप को भी डाउनलोड करो, उसमें एक कॉलम दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आप वहां पे अपने कमेंट्स क्वेश्चंस फोटो क्लिक करके कैसे भी वहां पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ आ गई सबको? आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।
अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक अल्फाबेट हमने देखी, एक हम दूसरी अल्फाबेट देखते हैं। उस अल्फाबेट में क्या है कि हमें एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए साहब। ठीक है, तो अल्फाबेट नंबर 2 पे आते हैं। उसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है साहब? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, देखिए, जब आपके पास में कोई न्यूक्लियस होता है तो बीच में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है एटम के, और दोनों तरफ, चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, जितने भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी किसी भी एटम की, कोई भी एटम जो है अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कितनी पावर से खींच सकता है, उस पावर को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देसी मेथड हो गया। अब लिखते कैसे हैं, डेफिनेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। डेफिनेशन लिखिए, द एबिलिटी टू पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, to pull the electron density towards its nucleus or atom, nucleus of atom, या फिर आप इसको और एटम भी लगा सकते हैं, कोई एटम खींचे या न्यूक्लियस खींचे। ठीक है, is called electronegativity, is called what? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको कहते हैं। ठीक है, यहां तक की चीजें समझ आई। अब दूसरी चीज क्या है, ये एक क्वालिटेटिव फिनोमिना है कि क्वांटिटेटिव फिनोमिना है? ये एक क्वालिटेटिव चीज है या फिर क्वांटिटेटिव चीज? देखो, क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है जिसको हम गिन नहीं सकते। क्वालिटी मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे हम अपने मम्मी पापा को कितना प्यार करते हैं, क्या हम 10 किलो प्यार करते हैं या 20 किलो प्यार करते हैं? हम ऐसे तो नहीं बता सकते। हम बता सकते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। क्वालिटी वाली फीलिंग है, ये एक फीलिंग है। ठीक है, ये भी एक तरह से देखा जाए तो क्वालिटेटिव चीज होगी। अगर हम इसको क्वालिटेटिव को अगर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर ले तो हम दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं इस चीज को, क्वालिटेटिव चीज को क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करता हूं और मैं आपको याद करने के लिए ट्रिक्स देता हूं। ये ट्रिक्स समझ के रखिएगा, ट्रिक्स फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए क्या क्या ट्रिक्स हैं, जैसे आप उसको याद करके रख सकते हैं, कहीं आप उसको भूलोगे नहीं। ठीक है, देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक में क्या करना है आपको, पहले लिथियम से शुरू करना है और लिथियम से नियोन तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम्स लिखने हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। यहां तक समझ आया? शुरू करना है 1 से। 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 एंड 0। ये हर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हुई, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। ठीक है, दूसरी चीज पे आइए। कितने एलिमेंट्स हुए? ये 5 एलिमेंट्स हुए, कार्बन, आयोडीन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, इतना समझ आता है? देखो, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, उनके अंदर आपने देखा भी होगा दो चीजें होती है, या तो होता है सिस या फिर होता है ट्रांस। सुना भी होगा। तो ये उसको याद करने की ट्रिक है। सिस को जो नंबर देंगे हम वो 2.5 देंगे। मतलब क्या है, कार्बन, आयोडीन और सल्फर की अप्रोक्सीमेट
जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी वो 2.5 होगी। ओके, NCl को कैसे याद रखें सर? इसको तो हमने रख दिया सिस, सिस से याद रख सकते हैं। सिस क्या है? एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म है आइसोमर्स की, ठीक है, उससे याद कर सकते हैं। ये एक लर्निंग या रिमेंबर करने की ट्रिक है, ठीक है, इसको हमेशा ऐसे ही नहीं वो सोचते। इसको कैसे याद रखें? जैसे नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी कहां पे प्रेजेंट है और नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहां पे प्रेजेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। इंडिया की, इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं। NCl पुणे में प्रेजेंट है और NPL जो है वो दिल्ली में प्रेजेंट है, तो उससे याद रख सकते हैं 3, इसको देना है 3। कैसे याद रखेंगे? नाइट्रोजन और क्लोरीन को नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, उस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गई होंगी चीजें। यहां तक जितना भी लिखा है एटलीस्ट उसको रिवाइज करके आगे बढ़ो, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब समझ आ गया होगा। बहुत आराम से मैंने समझाया है, धीरे धीरे चीजों को लेके समझाया गया है, कोई भी बड़ी बात नहीं है इसको समझने के लिए, आप बहुत आराम से इसको समझ सकते हैं। क्या चीज लिखवाई गई है ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया? ओके, ठीक है, थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज आपको समझ आ गई? वेरी गुड, ओके। अब देखिए, हमारे पास में जो अल्फाबेट्स थे केमिकल बॉन्डिंग की, वो जनरली फिनिश हो गई। जो चीजें आती रहेंगी वो आगे भी देखेंगे हम, ठीक है। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट है? आप जब उसको पढ़ते चले जाओगे तो आप उसको सीखते भी चले जाओगे। कैसे कि जो हमारे पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो कोई भी चीज स्टेबल तब होती है जब उसके ऑक्टेट जो है कंप्लीट होता है, ऐसा हम समझते आए हैं। तो जो है ऑक्टेट जो है octet should be complete to gain stability। अगर ये आपको क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन फॉर्म में पूछ ले, ठीक है, तो पूछिए इज इट राइट, इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। इस तरह से अगर वो आपसे पूछता है तो आपका क्या जवाब होगा? देखिए, पहली चीज क्या है, कोई भी अगर कंपाउंड होगा, कोई भी अगर कंपाउंड होगा आपके पास में, तो वो आपके सामने तीन तरह की कंपाउंड जो है तीन तरह से मिलता है।
पहला क्या होता है? पहला होता है दोज कंपाउंड whose octet is complete, whose octet is complete, having complete octet according to octet rule. ठीक है, दूसरी चीज क्या आती है सर? कंप्लीट है तो इनकम्प्लीट भी होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, दूसरा क्या है? हैविंग मोर देन ऑक्टेट, ऑक्टेट से भी अगर ज्यादा हो जाए ऐसा भी कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे। हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल देखिएगा इसके। ऑक्टेट का मतलब, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड तब स्टेबल होगा अगर उसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल हो जाए। मतलब क्या है? इनर्ट गैस हम जानते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई चीज है तो वो है इनर्ट गैस वाली सीरीज। ठीक है, नॉर्मल उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। दूसरी चीज क्या है? ऑक्टेट रूल ऐसा हम समझते हैं, 10th तक हम ये चीज समझते हैं, लेकिन अगर आप आगे जाते हैं, 11th में जाते हैं, 12th में जाते हैं, या फिर जेई में जाते हैं, एडवांस की तैयारी करते हैं, नीट की प्रिपरेशन करते हैं या एम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। क्या ये करेक्ट है? नहीं। हम इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। कंपाउंड्स जो होते हैं वो 3 तरह से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। ऑक्टेट जिनका कंप्लीट है, जिनका इनकम्प्लीट है, या ऑक्टेट से भी ज्यादा है अगर। ठीक है, इस तरह के जो कंपाउंड है, हम अगर उनको एग्जांपल दूं आपको, तो CH4 NH3, कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन, 2 एटम प्रेजेंट है। दोनों का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप? कार्बन का और हाइड्रोजन का कैसे लिखेंगे? NH2 NP2, ये होता है इसका, इसका होता है NS1, ऑब्वियसली ये होता है, एक होता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? देखिए इधर कितने प्रेजेंट है? 4। इधर एक हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 के लिए कितना होगा? ऑब्वियसली 4 ही होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8 हो गए। समझ आया क्या? अगर हम एक और एग्जांपल ले अमोनिया का, अमोनिया के लिए कैसे करेंगे? नाइट्रोजन के अंदर क्या है? NH2 NP3 प्लस हाइड्रोजन का कितने हैं? 1s2। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5 ये हो गए और 3 ये हो गए, सॉरी 1s1 होता है, 5 ये हो गए और 3 ये हो गए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। मतलब ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट ऑक्टेट है, पूरे तरीके से ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। दीज कंपाउंड्स फॉलो ऑक्टेट रूल कंप्लीटली। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? वेरी गुड। उसके बाद में हम आते हैं हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जो ऑक्टेट से कम रखते हैं तो उनको बोला जाता है, उनका दूसरा नाम होता है हाइपोवैलेंट, भी इनको ही बोलते हैं, या फिर इनको सबवैलेंट कंपाउंड भी बोला जाता है। सबवैलेंट कंपाउंड या फिर हाइपोवैलेंट कंपाउंड। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो BH3, ठीक है, इस सीरीज के जो भी एलिमेंट्स हैं AlCl3, ये दोनों के दोनों। अगर हम बोरोन का देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए बोरोन का क्या होगा। देखिए यहां पे देखो, बोरोन का क्या होता है? NH2 NP1, इधर देखो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 3। हाइड्रोजन के केस में देखिएगा 1s1, कितने एटम प्रेजेंट है? 3 एटम प्रेजेंट, तो टोटल कितने हो गए? 3। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हुए इसके अंदर? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हुए? 6। ठीक है, एक और चीज देखो, AlCl3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। Cl में क्या आएगा? 1 आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है Cl कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है उसको देखना है। तो 3 + 3 = 6। इतना समझ आया क्या? ओके, अब आइए इधर, हैविंग मोर देन ऑक्टेट, ऑक्टेट से भी ज्यादा, तो उनको बोला जाता है, इन कंपाउंड्स को बोला जाता है हाइपरवैलेंट
हाइपर वैलेंट बोला जाता है, या फिर इसी को ही सुपर वैलेंट भी बोला जाता है, सुपर वैलेंट कंपाउंड, सुपर वैलेंट स्पीशीज। इनके अंदर कैसे होते हैं सर, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एग्जाम्पल किस पे लेते हैं, PCl5, फास्फोरस के कितने होते हैं, NH2 NP3, क्लोरीन का क्या होता है, NH2 NP5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और इसके पास कितने हैं, 5 इसके पास है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 + 5 इज इक्वल टू आ गया 10। मोर देन ऑक्टेट है, ऑब्वियसली 8 से ज्यादा है, ये क्या है 8 से कम है, ये दोनों के दोनों 8 से कम है। तो जो इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं उनको बोला जाता है हाइपरवैलेंट या फिर सुपरवैलेंट कंपाउंड। तो मुझे इनसे कहने का मतलब क्या था, क्या मैंने आपको ये कहानी गाई है, क्या मैं आपको केवल कहानी सुनाई है, क्या ये ऐसा है कि केवल और केवल मैंने बता के छोड़ दिया कि जी ऐसे होता है, याद कर लो, देख लो, सब कुछ ऐसे करके छोड़ा है क्या मैंने, नहीं। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि मैं केवल कंपाउंड्स को ही बता दूं कि कौन कौन से होते हैं, किस तरह से होते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट टू गेन स्टेबिलिटी, इज दिस करेक्ट और नॉट। इन सब को देख के बताइए आप, सारे के सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, स्टेबल होते हैं, तो क्या ऑक्टेट रूल ही जरूरी है किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। ठीक है, यहां तक देखो, नहीं चल रहा है, यहां तक समझ आया, ओके। इन कंपाउंड्स की हेल्प से देख सकते हैं हम कि ऑक्टेट जो है, ये तीनों के तीनों तरह के कंपाउंड्स हमारे नेचर के अंदर, केमिस्ट्री के वर्ल्ड में मिलते हैं, पाए जाते हैं। ये वाला भी मिलता है, ये भी मिलता है और ये भी मिलता है, मतलब ये स्टेबल है। तो हमारे सामने चीज निकल के आई कि ये जो स्टेटमेंट है दैट इज नॉट करेक्ट, केवल 10 तक चलता है ये चीज, दैट इज नॉट करेक्ट। दूसरी चीज मैं बताऊंगा आपको, यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, कर भी लिया होगा, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, कर भी लिया होगा। ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इसको आप अपने जहन में उतार लेना, इसको आप अपने जहन में उतार लेना कि ये करेक्ट कंपाउंड नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। कंपाउंड कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तब भी ये स्टेबल है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तब भी ये स्टेबल है, लोएस्ट एसिड की तरह बिहेव करते हैं, लुईस बेस की तरह ये बिहेव करते हैं, लेकिन इनका ऑक्टेट से ज्यादा है, ऑक्टेट इनका कंप्लीट है। समझ आया क्या, ऑक्टेट से ज्यादा भी है, ओके। अब दूसरी चीज क्या आती है, क्या केवल इस तरह के कंपाउंड होते हैं और कोई कंपाउंड हो ही नहीं सकता, क्या ये चीज ऐसी है क्या, नहीं, ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता। कंपाउंड जो है, अगर वो इन तरह से कंपाउंड अपने नहीं बना पाते तो वे कैसे बनाते हैं, अगर वो ऑक्टेट कंप्लीट ना कर पाए, ऑक्टेट ज्यादा कर पाए, ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन या ऑक्टेट से कम ही इलेक्ट्रॉन वो अपने इसमें ले पाए, तो उस केस में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। उस टाइम पे जो कंपाउंड्स होते हैं वो पॉलीमर बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर, पॉलीमर्स बनाते हैं। पॉलीमर्स कैसे बन सकते हैं, देखिए इधर देखिए, दो एग्जांपल देखता हूं मैं, दो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर मैं बोरोन का कोई कंपाउंड लूं, BH3, ये क्या है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला कंपाउंड है, अभी देखा था 3 + 3 = 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ऑक्टेट से कम है, ऑक्टेट से कम है ना ये, ओके। तो करता क्या है ये, अगर ये ऑक्टेट से कम है तो ऑक्टेट या स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अगर ये ऑक्टेट से कम है तो उसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अगर ऐसे देखिए
ये क्या है, BH3 है। दूसरा भी अगर मैं यहां पे लिखूं, एक कंपाउंड तो ये है BH3, दूसरा कंपाउंड ये है BH3। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है ही नहीं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये दोनों के दोनों बॉन्डिंग करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि पॉलीमर बनाते हैं। दोनों के दोनों, ये भी 1s का है, ये भी छोटा एटम है 2s का, 2p में आता है ये, तो इन दोनों के बीच में आराम से बॉन्डिंग हो जाएगी। बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये डायमर बना के अपना जो है स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे। डायमर अगर बन गया तो ये जो है स्टेबल बन जाता है। क्या बन जाता है सर? स्टेबल बन जाता है। यहां तक समझ आया क्या? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इसी में ही एल्यूमिनियम का एक कंपाउंड लिख लूं AlH3, अब ये बताइए कि ये डायमर में रहेगा कि पॉलीमर में रहेगा? वो एक दूसरी चीज है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ऑब्वियसली ये भी इसी कैटेगरी का आया। 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मतलब 8 से कम है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली ये भी मरेगा। कितनी बार मरेगा आइए देखते हैं। एल्यूमिनियम HH के साथ में, और ये ऐसे जो है चलाता ही रहता है, चलाता ही रहता है। तो ये जो कंपाउंड है वो जो है एक पॉलीमर बनाता है। पॉलीमर बनाता है ये, और पॉलीमर बना के बार बार मलेगा जब तक उसको स्टेबिलिटी गेन नहीं हो जाती। तो क्वेश्चन भी आता है कि जो BH3 है वो डायमर होता है, पॉलीमर होता है AlH3। ऐसा क्यों? बताइए ऐसा क्यों? आप सोच भी सकते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखिए आपसे होता है क्या। नहीं होता है तो मैं बैठा ही हुआ हूं, नहीं होता है तो मैं बताऊंगा ही। देखिए B और H3 ये जो है ये 2p का एलिमेंट है, और ये जो है 1s का एलिमेंट है। S ब्लॉक का एलिमेंट है, पीरियड नंबर 1 है, पीरियड नंबर 2 है, P ब्लॉक का एलिमेंट है। इतना समझ आता है क्या? तो इनके बीच में अच्छी ओवरलैपिंग हो सकती है, पास पास है ये। ओके, इसमें आइए आप। ये है 3p का एलिमेंट और ये है 1s का एलिमेंट। इनके बीच में पुअर ओवरलैपिंग होगी, पुअर ओवरलैपिंग होगी। अगर पुअर ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसको पॉलीमर बनाना पड़ेगा। एक बार या 2 बार मरने से काम नहीं चलेगा। इधर वाले में आएंगे, ये गुड ओवरलैपिंग होगी, अच्छी ओवरलैपिंग होगी इसके अंदर। अगर इसके अच्छे ओवरलैपिंग होगी तो ये डायमर 2 बार मर के ही सेटिस्फाई हो जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया? इतनी चीज आपको समझ आई? जो भी चीज आपको लिखी गई है इनको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से समझो, नोट करो। कोई चीज ना आती है तो पूछेगा, कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज आपको समझ आई? इतनी चीज आपको समझ आई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में समझा, कैसे क्या क्या होता है। केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में हमने देखा कि केमिकल बॉन्डिंग अगर होती है तो उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को हमें पता होना चाहिए। जैसे क्या था? पहली चीज है कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होना चाहिए। सारा का सारा वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। हमें पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट अगर दे दे तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहां पे प्रेजेंट है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, क्योंकि हम उसको देखते भी है। देखो यहां से हमने देखा, डायरेक्टली देखा, ये चीज हमने देखी। ओके, दूसरी चीज क्या है कि अगर हम बॉन्डिंग के अंदर आगे जाते हैं तो हमें कोई भी कंपाउंड जो है वो 3 तरह से दिखते हैं। पहली चीज क्या है, या तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, या ऑक्टेट से कम हो, या ऑक्टेट से ज्यादा हो। ऑक्टेट से ज्यादा जैसे PCl5, ऑक्टेट से कम जैसे BH3, और ऑक्टेट जितने जैसे CH4। यहां तक समझ आया? अब हमने कहा कि अगर वो ऑक्टेट से कम है
तो वो क्या करे जिससे कि वो स्टेबल हो जाए? तो वो क्या करते हैं सर, वो पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर कैसे बनाते हैं? अगर उनके बीच में 2s और 2p वन सेम ऑर्बिटल के अप्रोक्सीमेटली सेम n की वैल्यू है, जनरली मतलब हाइड्रोजन को ले सकते हैं इसके साथ में, इनका गैप बहुत ज्यादा नहीं है, तो अच्छी ओवरलैपिंग हो जाएगी। और अच्छी ओवरलैपिंग होगी तो वो जल्दी ही मर के, एक बार ही मर के स्टेबल हो जाएगा। अगर आप इसकी बात करेंगे तो अगर आप केमिकल बॉन्डिंग में AlH3 की बात करेंगे तो इसको देखिएगा क्या होगा, 3p का है 1s का है, तो दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। ये 1 है ये 3 है। यहां पे क्या था 1 और 2 था, 1 और 2 था, यहां पे 1 और 3 है, ज्यादा गैप है तो ओवरलैपिंग बहुत कम होगी। अगर ओवरलैपिंग कम होगी तो उसको बार बार मरना पड़ेगा जिससे कि वो स्टेबल हो जाए। तो ये क्वेश्चन आता भी है कि AlH3 पॉलीमर बनाता है और BH3 एक डायमर बनाता है। इस चीज को आप एक्सप्लेन करो तो ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए और आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। क्यों होता है वो मैंने आपको यहां तक बता दिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हाउ द केमिकल बॉन्डिंग टेक प्लेस, केमिकल बॉन्डिंग होती कैसे है, वो मैंने आपको बताया था। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो एक अलग चीज है, लेकिन मेथड्स क्या है जिसकी तरह से केमिकल बॉन्डिंग की जाए? 2 मेथड्स है सर, एक तो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे, या फिर एक शेयर करेगा दूसरा भी शेयर करेगा। तो 2 ही मेथड है, पहला है ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, दूसरा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहां तक हमने सब चीजें समझ ली है। दोनों मेथड्स कैसे होते हैं, कैसे वो क्लासिफाई किए जाते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इतना यहां तक आप सब चीजें रीड करके आओ, समझ करके आओ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ते हैं। हैव अ नाइस डे, और आप घर पे रहें, सेफ रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पढ़ें। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।